हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपने पिछली क्लास ली होगी, उसको ध्यान से पढ़ते जाइए, औरों को भी भेजिए, है ना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। बात की थी अणु परमाणु, ठीक है, तत्व यौगिक के। तो देखो परमाणु की बात है, तो पहले तो बात कल बताया था मैंने कि परमाणु होता क्या है, ठीक है। तो देखो परमाणु है ना, जिस प्रकार से कोई बिल्डिंग होती है ना, ईंटों से बनी होती है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है ना। तो जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनी है, कोई दीवार ईंटों से बनी है, तो उस दीवार की या उस बिल्डिंग की एक इकाई क्या है, यूनिट क्या है, वो ईंट है। ऐसे ही अपना जो शरीर है, सजीवों का जो शरीर है, उसकी इकाई क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, सेल, कोशिका। ऐसे ही दुनिया में जो भी पदार्थ है ना, उनकी भी एक तरह से रचनात्मक जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, परमाणु, है ना। अर्थात कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। कल भी चर्चा हुई थी पीछे वाली वीडियो में भी। तो कहने का मतलब कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, सिंपल सी बात है। जैसे और कोई भी चीज मान लो, कोई न कोई इकाई होती है। जैसे आपकी बुक है, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग पेजेज हैं, ठीक है ना। तो वो जो पेपर है, उन पेपर को कलेक्ट कर दिया। आपकी नोटबुक है, एक पेपर को कलेक्ट करके नोटबुक बना दी गई है, तो उसका जो वो पेपर है, तो वो उसकी इकाई है। ऐसे ही कोई भी पदार्थ, दुनिया में कोई भी पदार्थ है, वो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये इसकी इकाई है एक तरह से। तो कल भी बात हुई थी कि परमाणु कितना बड़ा होता है, आंखों से देख ही नहीं सकते। ठीक है, आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी कितना आंखों से नहीं देख सकते यही नहीं है, मतलब नहीं देख सकते ये तो है ही, साथ में बहुत छोटा होता है। कितना, थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। अंदाजा लगभग कितना होता होगा, कितना छोटा रहता होगा। देखो इसका जो, इसकी जो त्रिज्या है ना परमाणु की, उसके आकार की बात करें तो वो नैनोमीटर के अंदर, अर्थात 10⁻⁹, ठीक है ना, इन नैनोमीटर के अंदर मापी जाती है। तो समझ रहे होंगे, 1/, इसके आगे कितनी 9 जीरो लगा दो, ठीक है, यानी कि 1 मीटर का इतनवा भाग, ठीक है। तो ये होता है परमाणु, बहुत छोटा होता है। 1 मीटर का इकाई 10 करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरबवा भाग। अगर 1 मीटर के 1 अरब हिस्से कर दें तो 1 अरबवा भाग। उससे भी कोई छोटा होता है, कोई थोड़ा आसपास होता है। फिर भी चलो ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे आप कि कितना, फिर भी अंदाजा नहीं बैठा, तो मैं बता देता हूं। अगर लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रख दें, जैसे देखो मेरी अंगुलियां रखी हुई है ना, ये अंगुली, इसके ऊपर दूसरी अंगुली, फिर तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, और ये 4 अंगुलियां रखकर ये इतनी मोटाई इसकी बनी है। ऐसे यदि एक के ऊपर एक परमाणु को रखते जाएं, जैसे कि ये परमाणु, फिर इसके ऊपर ये परमाणु, फिर परमाणु, ऐसे परमाणु को रखते जाएं। कितने परमाणु को रख दें ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कितने परमाणु को रख दें, लाखों परमाणुओं को, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक रख दिया, तब जाकर आपका जो नोटबुक है ना, उसका जो होता है पेपर, इतनी मोटाई इकट्ठी होगी, मतलब परमाणुओं की। तो समझ रहे होंगे कितना छोटा होता है। लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रख देंगे ना, तब जाके आपका जो पेपर है, जो आप जैसे इसको चुटकी में पकड़ते हो, वो जो पेपर की मोटाई है, इतनी मोटी परत बनेगी, मात्र इतना छोटा होता है परमाणु, ठीक है। तो ये तो आंखों से देखना का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा जाता है और फिर अध्ययन किया जाता है। तो ये फिर क्यों पढ़ा जा रहा है कि जब इतना छोटा है, जो आंखों से देख ही नहीं सकते, तो इसके बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा कि इतना छोटा है, शायद बेवकूफ बनाते होंगे, इतना भी छोटा होता है क्या कुछ? बिल्कुल होता है। और फिर उसका अध्ययन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि पदार्थ का अध्ययन कर लिया, अर्थात उसके परमाणु का अध्ययन कर लिया, तो उसकी संरचना समझी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या प्रोटॉन है, क्या स्थिति है, कैसे उसको बदला जाए, कैसे उसमें कलर आते हैं, ये वो सब। यानी कि पदार्थ का पूरा चट्टा खुल जाता है यदि परमाणु के बारे में पढ़ेंगे तो परमाणु के बारे में पढ़ना तो जरूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा हो। फिर बात आती है कि विश्वास करने की कि इतना भी छोटा कुछ होता है क्या, है कि जब लाखों परमाणु को इकट्ठा करेंगे तब एक पेपर की मोटाई की लगभग मोटाई बनेगी। तो आपको विश्वास सा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा इसमें देखो विश्वास वाली बात मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको अंदाजा देता हूँ। देखो आप एक आसमान में प्लेन उड़ते हुए देखते हो, आपको कितना नजर आता है, वो एक पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह, या ऐसे कहो कि आपके हथेली के बराबर वो नजर आता है।
जब काफी ऊंचाई पे प्लेन होता है तो आपके हथेली के बराबर वो नजर आ रहा है। अब सोचो कि वो प्लेन यहाँ नहीं होता, हम देखते नहीं, ऐसे ही कोई चीज आसमान में उड़ रही होती, और कोई कहता कि वो जो दिख रही है इतनी सी अपनी हथेली के बराबर जो प्लेन जा रहा है, मानो कि वो धरती पे नहीं होता, वो किसी दूसरे प्लेनेट से आता और जहां हवाई जहाज चलते हैं वहां पे हमें दिखता केवल, और फिर वापस चला जाता। और फिर कोई कहता या कोई वैज्ञानिक या कोई साइंस ऐसे बताती कि ये बहुत बड़ा होता है, इसको यदि धरती पे उतार दें, है ना, तो इसके अंदर 800-900 लोग उसमें बैठ सकते हैं, उनका सामान उसके अंदर आ सकता है, टनों वजन है उसके अंदर, और उसको यदि खड़ा कर दिया जाए तो लगभग जैसे वो जो बड़ा प्लेन मैंने बताया था उसके अंदर लगभग 70 कार वहां पे पार्क की जाए ना, इतनी जगह लेता है वो खड़ा होने में। तो ऐसे अगर आपको बताया जाए और उसमें मान लो कि 850, है ना, 850 लोग उसमें बैठ सकते हैं, उनका सामान आ सकता है और उसमें टनों वजन है, ऐसे कोई कह दे आपको तो क्या लगेगा, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, इतना भी ये दिख रहा है अपने हथेली के बराबर, इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है। बस वहां पे जो कि है रियल है, जब वो धरती पे आता है लैंड करता है तो आप जानते हो कि वास्तव में बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। तो बस ऐसे ही समझो कि ये चीजें छोटी भी उसी हिसाब से होती है ना, जो काफी छोटी चीजें हैं जो कि आंखों से नहीं देख पा रही, वो तो अपनी आंखें ही तो कहती है कि इतना छोटा है, बाकी उसकी साइज है वो इतना बड़ा है। वो तो अपनी आंखों की जो है देखने की जो क्षमता है वो यही है कि वो इतनी छोटी चीजों को नहीं देख सकती, बस यहीं तक है ना। बाकी है तो सही, जैसे कि वो प्लेन उड़ रहा है और उसमें इतनी कैपेसिटी भी मैंने बताया इतना बड़ा होता है, लेकिन अपनी आंखें उसको इतना सा बता रही है जबकि वो बहुत बड़ा है। बस वो वाली बात है। तो आप इतना विश्वास करो कि हाँ ये परमाणु होता है और पढ़ना है इसको, है ना, और तो क्या है। और परमाणु के अंदर और भी फिर देखा गया तो परमाणु को और भी तोड़ा गया कि परमाणु में तो और भी छोटी चीजें होती है, अर्थात नाभिक भी होता है, और उसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहते हैं और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगाते हैं। तो इसका मतलब जब परमाणु इतना छोटा है तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो और भी छोटे हैं, बहुत छोटे कण हैं, है ना। तो ऐसे करके बस आपको ये मान के चलना है कि बहुत छोटा होता है और उसकी संरचना क्या है, जैसे मैंने कल बताया भी था कि बीचों बीच में एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, नाभिक है, और उसकी चारों ओर फिर कक्षाएं होती है। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और उस नाभिक में, और वो भी कितना, एक फुटबॉल के मैदान जितना परमाणु है तो उसके नाभिक में मक्खी बैठी हो ना, मतलब उस फुटबॉल के मैदान में मक्खी बैठो, इतना सा नाभिक होता है, उस नाभिक में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो कण, दो ही नहीं होते, मतलब वो अलग अलग तत्वों के अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कल बताया तो क्रम से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो जैसे उनका क्रम हाजिरी नंबर आ रहा है ऐसे समझो, जो उनका परमाणु क्रमांक है ना, उसी हिसाब से। जैसे मान लो कैल्शियम का नंबर कितना है, 20 है, तो कैल्शियम के अंदर 20 ही तो क्या है, 20 तो प्रोटॉन है, 20 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और 20 न्यूट्रॉन है। तो ये 60 कण और है मतलब कैल्शियम में तो कैल्शियम का परमाणु है बहुत छोटा है, जिसको आंखों से देख ही नहीं सकते। फिर उसमें 60 कण और हैं, समझिए ना, 60 पार्टिकल और घूम रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बैठे हुए हैं नाभिक में और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको और तोड़ा गया तो इनमें ये भी निकल कर आया है, जो कि आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, परमाणु का आकार बता दिया मैंने, बहुत छोटा होता है और उसकी जो त्रिज्या है वो नैनोमीटर में मापी जाती है ना, नैनोमीटर में होती है। परमाणु सिद्धांत, ठीक है, परमाणु के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा जानो कि परमाणु का सिद्धांत क्या है, परमाणु में क्या क्या विशेषता होती है, कैसा होता है, उसके बारे में। तो डाल्टन ने, है ना, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1808 में सिद्धांत दिया था परमाणु का, परमाणु सिद्धांत जिसको कहते हैं। तो क्या सिद्धांत था कि सभी द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ, यानी कि मैटर, ठीक है ना, तो सभी पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। एक तो ये बात बताई तो आपको पता है ही कि बना ही होता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे दीवार है वो ईंटों से बनी होती है, ऐसे ही कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, एक बात। दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो ये सर्जित होता है न इसका विनाश होता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, वहां पे कोई परमाणु नया बनता नहीं है और न कोई नष्ट होता है। जो परमाणु है वो है, दुनिया में जो भी परमाणु है वो न तो नया बनता है और न वो नष्ट होता है, वो है तो है बस, ठीक है ना। बस ये हो सकता है कि इस पदार्थ से निकलकर इस पदार्थ में चला जाए या फिर इससे निकलकर इसमें आ जाए, लेकिन बस फिक्स है
न तो बनाया जा सकता है नया कोई, है ना, परमाणु, और न उसका विनाश किया जा सकता है। इसको भी जैसे अभी और एक्सप्लेन करूंगा, चलो अभी यहीं बता देता हूँ कैसे नाश नहीं होता है। इधर देखो, ये मान लो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और इन दोनों से बन गया जल। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये जो रिएक्शन हुई ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन ये रहे। अब आपको सर 2 ऑक्सीजन थी तो ये तो एक ही बनी, ये एक ऐसे नहीं अनुपात में लेना पड़ता है। तो जैसे इस 2 ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु है ना, तो फिर हाइड्रोजन के 2 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो तब जाके फिर देखो 2 जल के अणु बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के परमाणु 4 थे रिएक्शन से पहले, अभी भी 4 हैं। अर्थात जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बना तो कहीं नष्ट नहीं हुआ हाइड्रोजन, 4 परमाणु हाइड्रोजन के पहले थे, 4 परमाणु ही रिएक्शन होने के बाद अर्थात जल बन गया ना, तब है। ऐसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु है ना, तो 2 थे और अभी भी 2 हैं। क्यों, जल के एक अणु में 1 होता है, तो जल के कितने अणु बने, 2। ये जो मैंने लिखा है ना आगे यहाँ पे 2 और ये 2, ये इसको बैलेंस करने के लिए लिखना होता है और ये बैलेंस होना जरूरी है, तब ये रिएक्शन होती है। इसका मतलब पदार्थ नष्ट नहीं हुआ, 4 परमाणु पहले थे, जल बन गया तब भी 4 ही है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे और अभी भी 2 परमाणु ही है। इसको कहते हैं कि पदार्थ परमाणु जो है न तो नष्ट होता है, न सृजित अर्थात न बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जो है दुनिया में वो है। यहाँ पे भी देखो कार्बन का 1, यहाँ पे कार्बन का 1, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, ठीक है ना। इस प्रकार से नष्ट नहीं होते हैं, न बनाए जाते हैं। जो है बस एक दूसरे से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा का ट्रांसफर होता है ना, ऐसे। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अर्थात अगर एक ही तत्व के परमाणु है, जैसे मैंने बताया था कि सोडियम मतलब सोडियम तत्व है तो उसमें सोडियम के परमाणु होंगे, आयरन लोहा है तो उसमें Fe अर्थात आयरन के ही परमाणु होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर एक ही तत्व की बात हो रही है ना, तो उस तत्व के सभी परमाणु, उनका जो द्रव्यमान है सबका समान होगा और उनका उनमें जो गुणधर्म है वो भी समान होंगे। अर्थात सबके सब परमाणु एक जैसे, ऐसे नहीं कि कोई इंसान है और उसकी संतान 3 संतान है तो तीनों अलग अलग है, इस टाइप से नहीं। अर्थात कोई तत्व है तो उसके परमाणु सबके सब आकार में, द्रव्यमान में, ठीक है, और गुणधर्म में, इन सब में क्या होते हैं, वो समान होते हैं। और अगर उनमें कोई रंग है तो रंग भी समान होता है। इस प्रकार से सबके सब समान। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान अलग होगा, कार्बन का द्रव्यमान अलग होगा, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा और कैल्शियम के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा। अर्थात अलग अलग अगर तत्वों के परमाणु है तो उनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे और उनमें रासायनिक जो गुणधर्म है वो भी अलग होंगे, ठीक है ना। इनके गुणधर्म भी अलग है, इस परमाणु का गुणधर्म अलग है, इसके परमाणु का गुणधर्म अलग है, कैल्शियम के परमाणु का गुणधर्म अलग है। तो इस प्रकार से इनके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। कल बताया था मैंने। जैसे देखो 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर एक जल का अणु बनाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बन गया जल, ऐसा ये न तो ये जल बनेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इससे जल बन जाए, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो निश्चित अनुपात, यही अनुपात है जल बनने के लिए कि 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन का होना चाहिए, तब जल बनेगा। अर्थात निश्चित अनुपात में, और वो भी रासायनिक संयोग करते हैं ना, तब क्या बनता है, यौगिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परमाणु उदासीन होता है। क्यों उदासीन, समझ गए ना। अर्थात उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। कोई भी परमाणु है, जैसे मान लो सोडियम की बात कर लो, तो ये सोडियम अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 11 है। जैसे आप कक्षा में बैठते हो, आपके हाजिरी नंबर होते हैं 1 2 3 4, ऐसे इनके परमाणु क्रमांक जो पीरियोडिक टेबल में जो क्रम से रखे हुए हैं ना, उसमें 11वां नंबर है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक जो नंबर है वो 11 है। एटम्स को नंबर से रखा तो इसका नंबर आता है 11वां।
अर्थात एटॉमिक नंबर 11 है। तो 11 जो एटॉमिक नंबर है ना, इसकी खास बात है कि जिसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही तो क्या होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर है, इसका 11 नंबर पे आता है ये, तो इसमें 11 ही तो इलेक्ट्रॉन है 11 ही क्या है, प्रोटॉन है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो 11 ही माइनस चार्ज और 11 ही प्लस चार्ज, दोनों मिलकर क्या हो गया, 0। जैसे माइनस के 11 में प्लस के 11, तो क्या हो गया, नेट रिजल्ट क्या आया, 0, शून्य। तो बस इसलिए क्या होते हैं ये उदासीन होते हैं। कोई भी परमाणु उसके ऊपर इतने, उसमें उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे कार्बन की बात कर लो, तो कार्बन का नंबर देखो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना। तो जैसे 6 नंबर इसका आता है, तो इसके अंदर कार्बन में 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। तो देखो वही 6 माइनस 6 प्लस क्या हो गया, 0। इसलिए सभी परमाणु ऐसे उदासीन होते हैं। और यदि उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो फिर वो परमाणु ना होकर आयन बन जाता है, जो कि अभी बताऊंगा। तो इसलिए उदासीन क्या होते हैं, उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन, नेट रिजल्ट क्या, 0। ऐसे ही क्लोरीन की बात कर लो, तो क्लोरीन का नंबर है 17, तो इसके अंदर 17 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है। तो ये माइनस ये प्लस, दोनों की वजह से न्यूट्रल, इसलिए क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, अर्थात ये उदासीन है। इसलिए परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट, परमाणु अणु या आयन के रूप में, अर्थात परमाणु है ना, हमें ऐसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। परमाणु मिलेगा या तो अणु के रूप में मिलेगा या फिर आयन के रूप में मिलेगा। अणुओं को मतलब या तो हमें जो नजर आएगा ना, कोई भी चीज नजर आए, जैसे पानी नजर आ रहा है, मान लो पानी नजर आ रहा है, तो परमाणु नजर नहीं आता है, तो क्या नजर आता है, जल के अणु बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब जाके नजर आने लगते हैं। एक अणु नजर नहीं आता है, बताया था मैंने, जल का एक अणु नजर नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे अणु इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो जल के रूप में नजर आता है ना हमें। तो वो भी जो नजर आ रहा है वो भी क्या नजर आ रहा है, अणु, न कि परमाणु। या फिर आयन से इकट्ठा होते हैं, वो नजर आते हैं। ठीक है ना, तो जो नजर आएंगे वो क्या होंगे, या तो अणु होंगे, अर्थात वो परमाणु या तो अणु के रूप में आ गए या फिर आयन के रूप में आ गए। जैसे मान लो ये सोडियम है, ये तो सोडियम का परमाणु है, लेकिन इसके ऊपर मान लो चार्ज आ गया 1, तो ये बन गया सोडियम का आयन। तो जो भी हमें नजर आते हैं वो ज्यादातर सब क्या होते हैं, अणु होते हैं या फिर आयन्स इकट्ठा है तो भी नजर आ जाएंगे, अणु बहुत ज्यादा इकट्ठा है वो भी नजर आएंगे। परमाणु मतलब स्वतंत्र नहीं रहता है, नोबेल गैसों के अलावा अक्रिय गैसें होती है ना, वो जरूर एक है ना परमाणु में होता है। जैसे कि हीलियम है ना, और नियोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, ये क्या है, ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु के रूप में रहता है, अर्थात इनका अणु जो है वो एक परमाणु है। बाकी इनके अलावा सब के अणु अलग अलग, जैसे कि क्लोरीन का अणु जो 2, ये द्विपरमाणुविक है, ऐसे ऑक्सीजन का 2, ओजोन का 3, सल्फर का 8। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये है। नेक्स्ट देखो, परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास, अर्थात एटॉमिक मास। देखो जैसे कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, उसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, ऐसे ही परमाणु का भी द्रव्यमान है। क्योंकि पदार्थ का द्रव्यमान तब आएगा ना जब परमाणु का द्रव्यमान होगा। पदार्थ किससे बना है, परमाणु से। तो पदार्थ का कोई भी द्रव्यमान है, जैसे मान लो चीनी है, उसका कोई द्रव्यमान है, अब ये पेन है, इसका कोई द्रव्यमान है, ऐसे ही। और ये सब किससे बने हुए हैं, परमाणु से। तो पहली बात यह है कि ये जो यूनिट है, ये इकाई है, पदार्थ की इकाई तो है, ये इसी से तो पदार्थ बनता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है, इसके आधार पर पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पूरे पदार्थ का। तो परमाणु का द्रव्यमान मतलब, तो परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक जो मास होता है, वो अलग अलग परमाणु होते हैं ना, उनका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, और इसकी जो यूनिट है, वैसे तो AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो AMU है ना, तो ये जो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो संस्था है, अब आजकल AMU इतना लंबा, अर्थात एटॉमिक मास यूनिट, इसके बजाय सीधा यूनिट कह दिया। किसी परमाणु का द्रव्यमान दिखाना हो तो सिर्फ यूनिट से भी दिखाया जाता है ना, AMU दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, हाइड्रोजन का जो
एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, अर्थात AMU कह दो या U कह दो, वो कितना होता है, वो 1.0008 होता है। तो इसको लगभग क्या मानते हैं, 1, अर्थात हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है वो 1U हो गया। ठीक है, ऐसे ही कार्बन जो 12 है उसका कितना होता है, 12। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, तो ये क्या है, U अर्थात यूनिट। ठीक है, देखो परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर अलग चीज है। एटॉमिक नंबर तो ऐसे समझो जैसे कल पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था ना, देखो हाइड्रोजन का नंबर 1, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम। तो ये जो क्रम है ना, इनका परमाणु क्रमांक है अर्थात एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने क्रम बोला है, इनका नंबर है, इनके जैसे आप क्लास में हाजिरी नंबर होते हैं ना, है ना, सबके हाजिरी नंबर, ये पहला वाला है इसका हाजिरी नंबर 1, इसका 2, इसका 3, ऐसे ही इनके ये एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, इनका क्रम है। देखो मजे की बात ध्यान से देखना, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, कार्बन का 6, इसका 7, नाइट्रोजन का और ये ऑक्सीजन का 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, 12, 13, ठीक है, और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसे क्रम से चलता रहता है। पर इसमें क्रम जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे हाइड्रोजन का 1 नंबर, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात देखो ध्यान से, इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो हो गया न्यूट्रल, ये हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ऐसे ही कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, जिसका नंबर जैसा उसमें उतना है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर कितना, 8, तो ऑक्सीजन का नंबर 8 है ना, तो ऑक्सीजन में 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 8 ही क्या है, प्रोटॉन है। सिंपल सी बात है। देखो ये ऑक्सीजन की बात हो गई। तो इनका जो क्रम है, इनका जो नंबरिंग इनकी आती है, इनके हाजिरी नंबर समझ लो, जैसे आपकी क्लास में हाजिरी नंबर होते हैं, रोल नंबर होते हैं, ऐसे ही इनके नंबर हैं, क्रम है, और इस क्रम में आपको याद भी रखना है इनको। तो उसी क्रम में फिर ये रखे जाते हैं, और उसी क्रम में इनमें इंटरेस्टिंग चीज आके निकल कर आती है। वो क्या है कि जिसका नंबर जितना, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। जैसे कि देखो मैग्नीशियम की बात कर लो, Mg की, तो मैग्नीशियम का नंबर 12, तो इसका मतलब इसमें 12 ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और 12 ही क्या है, प्रोटॉन। बस, तो ये हुई ना इंटरेस्टिंग बात। ऐसे किसी की भी बात करें, है ना, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का नंबर 40 होता है, तो इसमें 40 ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और 40 ही क्या है, प्रोटॉन, और कुल मिला के क्या, उदासीन, न्यूट्रल, है ना ये। तो इस प्रकार से तो परमाणु का द्रव्यमान, जो मैं कह रहा था कि परमाणु का द्रव्यमान जो है ना, वो अलग चीज होती है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक भी 1 है और इसका जो द्रव्यमान है वो भी 1 है। लेकिन कार्बन की बात करें, जैसे कार्बन का नंबर 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, जो एटॉमिक मास है, वो है 12, ठीक है ना, वो 12 है कार्बन का। क्योंकि वैसे आगे बताऊंगा, कार्बन भी 3 प्रकार के होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, और कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन 12 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका 12 है। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही तो इसका परमाणु क्रमांक है, 1 ही इसका एटॉमिक नंबर, अर्थात एटॉमिक मास है। तो दोनों सेम है, लेकिन औरों का एटॉमिक मास अलग है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है। तो इस प्रकार से एटॉमिक मास आपको याद रखने होंगे, जो कि बहुत काम आएंगे, है ना। तो जैसे सोडियम का कितना है, 23 है। अच्छा, ये एटॉमिक मास जो है क्या, ये भी मैं बता देता हूं थोड़ा, देखो ध्यान से। एक होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो ये तो है एटॉमिक नंबर, अर्थात ऐसे समझो हाजिरी नंबर, क्रम इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। एक होता है एटॉमिक मास, क्या होता है, एटॉमिक मास। दोनों में क्या फर्क है, एटॉमिक नंबर तो इनका क्रम, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, क्योंकि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन।
लेकिन एटॉमिक मास जो है ना, ये ध्यान रखो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने से होता है। अर्थात जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं, तो एटॉमिक मास को ए से प्रदर्शित कर दिया, तो ए बराबर एन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का योग होता है, यही एटॉमिक मास है। ठीक है ना। तो अभी सोडियम की बात की थी मैंने, तो देखो सोडियम का नंबर वैसे क्रम तो नंबर तो है 11, एटॉमिक नंबर तो है 11, और एटॉमिक मास क्या है 11 नंबर, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 11 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो 12 होते हैं, तो जो कि उदासीन होता है, न प्लस न माइनस, इस पे भी चर्चा करेंगे आगे। तो देखो क्या निकल कर आया, समझ में क्या समझ में आई कि एटॉमिक जो मास है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग। तो इसका देखो न्यूट्रॉन कौन 12, प्रोटॉन कौन 11, दोनों को जोड़ दो तो 12 प्लस 11 कितने हो गए 23। इसलिए इसका एटॉमिक जो मास है वो कितना है, किसका, सोडियम का। ठीक है, Na का। तो ये इसका एटॉमिक मास है। तो सोडियम का एटॉमिक मास तो हुआ 23 और एटॉमिक नंबर हुआ 11। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये है। हाँ तो बच्चों, तो परमाणु, अणु, आयन और फिर परमाणु का जो द्रव्यमान है वो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखो अभी क्या सीखा हमने, क्या पढ़ा, जैसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्या सीखे। ये तो परमाणु की जो थे सिद्धांत है कि परमाणु ऐसे ऐसे होता है और परमाणु उदासीन भी होता है। तो परमाणु जो उदासीन की बात है ना, अर्थात न्यूट्रल जो है ये उदासीन, जो ये न्यूट्रल है उदासीन होता है, उसका रीजन मैंने बता दिया क्यों उदासीन होता है, एग्जाम्पल लेके बता दिया। ये सोडियम है ना, इसको समझ लो और दोबारा समझ लो, देख लो ध्यान से। सोडियम है तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो तो है 11, अर्थात इसका जैसे आज नंबर तुम्हारे होते हैं, इसका नंबर कितना है कक्षा में 11 नंबर, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर इसका 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है तो मैंने बताया था एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी खास बात क्या, जिसका जो क्रम है, जो एटॉमिक नंबर है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें प्रोटॉन। तो सोडियम में 11 ही तो इलेक्ट्रॉन और 11 ही क्या है प्रोटॉन, इसलिए 11 माइनस और 11 प्लस क्या हो गया न्यूट्रल, अर्थात सोडियम होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज इस पे नहीं है, कोई माइनस प्लस इस पे नहीं है, अभी जीरो है। इसको बोलते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो फिर उदासीन नहीं हो तो अर्थात अगर इनमें एक या कम ज्यादा हो जाता है तब फिर उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ बताता हूं, देखो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे, छोड़ दे, त्याग दे, हटा दे अपने यहाँ से, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन कितने 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और प्रोटॉन तो वो के वही है 11 की 11। तो अब देखो, अब ये जो सोडियम है ना, अब उदासीन नहीं है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है 10 और प्रोटॉन है 11। तो प्लस वाले पार्ट कितने 11, माइनस वाले कितने 10, तो 11 में से 10 गए तो एक बचा, वो कौन सा प्लस का, इसलिए सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। तो देखो ध्यान से, ये तो है परमाणु जो कि उदासीन है, अब ये बन गया आयन, इसी को आयन कहते हैं कि ये बैलेंस बिगड़ गया, इसका जो उदासीन था ये पहले, तो अब ये बैलेंस बिगड़ गया, प्लस माइनस का बैलेंस बिगड़ गया, प्लस माइनस का बैलेंस बिगड़ते ही वो आयन बन जाता है, अब वो परमाणु नहीं रहता है ना, वो आयनाइज्ड हो जाता है, कहने वाला आयनित हो गया कह दो, या फिर ये आयन बन गया ऐसे कह दो। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही गया तभी हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए ज्यादा, है ना, तब भी ऐसा हो जाता है, तब भी आयन बन जाता है। जैसे क्लोरीन का उदाहरण ले लो, क्लोरीन का नंबर 17, परमाणु क्रमांक कितना, एटॉमिक नंबर 17, तो इसका मतलब इसमें 17 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या है प्रोटॉन है, तो टोटल नेट क्या हुआ 0, अर्थात क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है, अर्थात ये परमाणु है या उदासीन है। अब सोडियम ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया और मान लो क्लोरीन ने ले लिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसने त्यागा, इसने ले लिया, लेकिन प्रोटॉन कितने 17 ही है। तो अब देखो ध्यान से, अब की बार 18 माइनस के और 17 प्लस के, तो मैथ में आप कैलकुलेट करना जानते हो, 18 में से 17 गए तो एक माइनस का, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज आ गया माइनस का। अब ये परमाणु उदासीन नहीं रहा, अब ये आयनित हो गया, अब ये आयन बन गया, तो ये आयन बन गया, आयन क्या बन गया, आयन बन गया।
अब ये परमाणु नहीं रहा, आयन बन गया। तो इसी को आयन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इनको आयन कहते हैं। ये भी आयन है, ये भी आयन है, ठीक है। तो इस प्रकार से परमाणु उदासीन क्यों होता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन यदि एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाए, चला जाए या उस पर आ जाए, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर वो आयन बन जाएगा, अब वो उदासीन नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर ये चीजें पढ़ी, समझी। परमाणु का द्रव्यमान भी समझा। तो द्रव्यमान में क्या समझे? द्रव्यमान में समझे आप कि जो एटॉमिक नंबर अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है। तो एटॉमिक मास जो होता है ना, वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है इन दोनों का योग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट दूसरी क्लास में लेंगे, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पसंद आता है तो शेयर भी करें, औरों के पास भी भेजें, है ना, और कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू।